व्हाट्सअप ऑल द सेकंड ईयर के एप्लीकेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगे। और मैं आप लोगों के लिए टफल की यूनिट 2 यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का वन शॉट, जी हाँ, टफल की यूनिट 2 का वन शॉट रेगुलर एक्सप्रेशन लेके आ गया हूँ। यूनिट 1 का वन शॉट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा है अभी जाके देखो। अपार्ट फ्रॉम टफल, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 यूनिट्स के वन शॉट ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो ऊप्स विद जावा के 3 यूनिट्स के वन शॉट मैंने बना दिए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। उनकी भी प्लेलिस्ट में जाके आप ऊप्स विद जावा नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो तीनों वन शॉट को। एंड लेटर हम दोनों वन शॉट भी ले आएंगे और ओएस का भी एक वन शॉट ले आएंगे। और अभी हम टफल का यूनिट 2 का वन शॉट ले आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और रेगुलर एक्सप्रेशंस यूनिट का नाम है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग रेगुलर लैंग्वेज समझते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो रेगुलर लैंग्वेज कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना पाओ, यानी एक डीएफए या एनएफए कंस्ट्रक्ट कर पाओ, या यूँ कह ले कोई भी ऐसी लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय द डीएफए और एनएफए। मतलब कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज आप बना पाओ, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसके लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर पाओ। ठीक है, अब वो लैंग्वेजेस विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आप डिफाइन कैसे करोगे कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। और आप डिफाइन इसको इस तरह से कर सकते हो कि कोई भी लैंग्वेज रेगुलर होगी अगर आप उसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा को कंस्ट्रक्ट कर पाओ, या उसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो क्या होती है रेगुलर लैंग्वेज? आप बताओगे कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज जिसके लिए करस्पॉन्डिंग आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सको। बढ़िया। बस अब आते हैं एक एग्जांपल पर। एग्जांपल में बोल रहा है कि आपको एक लैंग्वेज दी है एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, और एम और एन दोनों अलग अलग है और दोनों की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। और आपको चेक करना है क्या लैंग्वेज रेगुलर है या फिर नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? अगर आप इस लैंग्वेज का कोई भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हो, लेट्स से, इधर समझो, आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि आपके पास एक लैंग्वेज है ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन, यही है ना? तो आपको इसके लिए अगर आप बना पाते हो कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा, चलो ट्राई करते हैं कि आपके पास लेट्स से आपके पास एक क्यू नॉट स्टेट है, और उस क्यू नॉट स्टेट पर जब आप कुछ इनपुट देते हो तो एक स्टेट आती है आपकी Q1। बढ़िया। अब इसके लिए आप एक लूप लगा दो ए की पावर के लिए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक लूप लगा दो। बढ़िया। यहाँ पर लगा दो लूप ए का, ये हो गई आपकी स्टार्टिंग स्टेट, और ये आपकी हो गई फाइनल स्टेट, और यहाँ पे लूप लगा दो बी का। क्या ये आपका एक कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटा जो है ये आपकी इसकी सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या ये सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, कर लेगा। क्योंकि आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, कोई भी, लेट्स से आपने ले ली ए और आपने ले ली बी बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी बी, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। पर अगर आपकी स्ट्रिंग मान लो एन की वैल्यू आपने 0 ले ली, इन दैट केस आपके पास क्या होगा? ए रेज टू पावर एम। लेट्स से आपने ए की वैल्यू 1 ली है तो आपके पास होगा ए, इन दैट केस आपका ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। तो यानी कि इसको भी आपको फाइनल स्टेट बनाना होगा। तो ये आपका बन जाएगा एक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर आप द पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब आप सबके लिए ऐसे बना बना के चेक नहीं करोगे, आप लॉजिक वाइज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखो, आपने ये आप इस तरह से बना सकते हो। और आपकी ये जो लैंग्वेज है आपकी ए रेज टू पावर एम बी रेज टू पावर एन, ये क्या एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब आप अभी तो मैंने बनाकर दिखाया, पर आप सबके लिए बना तो पाओगे नहीं। तो आपको चेक करना है वैल्यू ऑफ एम और एन। आप देख रहे हो कि जो आपकी वैल्यू ऑफ एम है और जो वैल्यू ऑफ एन है, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपको ना तो कोई काउंट मेंटेन करना है, ना आपको कोई पैटर्न मैच करना है। और आप एक और चीज़ देख रहे हो कि देयर इज़ नो इंक्रीमेंट। आपकी जितनी मर्जी आप उतने ए की वैल्यू ले सकते हो, जितनी मर्जी उतने बी की वैल्यू ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो देयर इज़ नो बोथ एम एंड एन आर इंडिपेंडेंट। तो आपको यहाँ पे ना तो कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई मैचिंग करने की ज़रूरत है। ना आप काउंटिंग की नीड है, ना आपकी मैचिंग की नीड है। तो यानी कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, और मैंने आपको इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी कंस्ट्रक्ट करके बता दिया, जिससे आपको पता चल गया वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। यहाँ हमें चेक करना है कि ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, जहाँ पर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, एन एन यानी कि दोनों की जो पावर्स हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको मैचिंग करनी पड़ेगी कि जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे। अगर आपके पास लेट से 2 ए आए हैं तो आपको 2 ही बी लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको काउंटिंग और आपको मैचिंग दोनों करनी पड़ेगी। और ये दोनों काम जो है एक आइडियली अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो दिस लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग और मैचिंग दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और इवन अगर आप इसकी अगर आप कोशिश करोगे इसका एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट करने का, तो वो भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ। ये है डू इट योरसेल्फ 1। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अब इनको चेक करके बताना है कि आपको रेगुलर लैंग्वेज है या फिर नहीं है। जैसे एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन। अब जब हमने ए रेज टू पावर एम और बी रेज टू पावर एन, जहाँ पर एम और एन दोनों ग्रेटर देन जीरो थे, उसके लिए जब हमने एग्जाम्पल 1 को चेक किया था तो वो आ रहा था कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि एन की वैल्यू प्राइम है, एन की वैल्यू प्राइम है। अब इधर मेरी बात समझो, पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एम की वैल्यू पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है, एम की वैल्यू पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आप सिंपल सा उसका ए स्टार बन जाएगा कि कितने भी आपके ए आए हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बट बी की वैल्यू जो होगी वो प्राइम है, तो बी की वैल्यू 2 है ना, बी की वैल्यू आपकी 3, बी की वैल्यू आपकी 5, 2 3 5 इस तरह से आपकी होती जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक काउंटिंग जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू ऑफ बी है वो एक्सपैंड होती रहेगी और वो एक प्राइम नंबर के फॉर्मेट में एक्सपैंड होगी। लाइक कभी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, इन दैट फॉर्मेट। तो इस केस में अगर आप ध्यान दो तो इस केस में आपको एक काउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड टू मेंटेन ए काउंटिंग इट इज़ नॉट फीसिबल फॉर अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू मेंटेन अ काउंट। एंड फॉर दैट रीजन आप कह सकते हो कि जो गिवन लैंग्वेज है वो आपकी नॉट रेगुलर है। अब आपको जब ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर पे करने के लिए, तो आप पहले क्या करना, आप एम और एन की कुछ वैल्यूज़ के लिए आप एक स्ट्रिंग बना देना, मतलब स्ट्रिंग्स बनाते जाना। जैसे आपने यहाँ पहले मैंने एम को ले लिया है 0, इन दैट केस बी की वैल्यू रहेगी, बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जैसे आपने बी की वैल्यू ले ली, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो आपका बी स्क्वायर यानी कि बी बनेगा। फिर आप अगर उसकी ए की वैल्यू 1 लेते हो, इसकी वैल्यू आप 2 लेते हो, तो ए बी बनेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना, फिर आप बताना कि जो वैल्यू ऑफ बी इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग इन अ प्राइम मैनर। Also, it is difficult for FA to maintain the count, and after that you will write hence the given language is not regular. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि आपको डिटरमिन करना है वेदर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ इवन लेंथ पैलिंड्रोम। क्या है इवन लेंथ पैलिंड्रोम, क्या ये आपका जो है ओवर द अल्फाबेट ए बी रेगुलर होगा या नहीं होगा। अब मेरी बात समझो, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब उसने बोला है इवन लेंथ पैलिंड्रोम। इवन लेंथ पैलिंड्रोम मतलब कि लेट से आपके पास आपने लिखा ए बी, मेरी बात समझना ठीक है, आपने लिखा ए बी, तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं कि पीछे से और आगे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आपने ए बी लिखा तो इसका आगे का पार्ट कैसा होना चाहिए, बी ए, ये होगा आपका पैलिंड्रोम। कि अगर आपने ए बी लिखा है तो फिर ये बी ए होगा। इसी तरह से अगर आपने लिखा है ए तो आगे क्या होगा ए। इसी तरह से अगर आपने लिखा है ए बी बी बी, तो ये कैसा, इसका आगे वाला पोर्शन कैसे बनेगा, बी 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 ए, ये होता है आपका इवन पैलिंड्रोम। तो यानी कि अगर आप इसको आप डब्ल्यू कंसिडर करो तो आपकी अगली स्ट्रिंग क्या होगी, डब्ल्यू आर, यानी कि एक होगा आपका डब्ल्यू, तो अगला क्या होगा डब्ल्यू आर। डब्ल्यू आर यानी कि डब्ल्यू रिवर्स, यानी आपकी स्ट्रिंग का रिवर्स। जैसे ए बी है तो इसका रिवर्स बी है, और ये हो गया आपका पूरी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपका इवन पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग इस तरह से बनाई जाती है, और डब्ल्यू डब्ल्यू आर इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी कि अगर हमने ए बी लिखा है तो फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, बी ए। तो यहाँ पर एक पैटर्न मैचिंग आपको मेंटेन करनी पड़ रही है। यहाँ पर आपको एक पैटर्न का काउंट करना पड़ रहा है कि अगर ए बी आए तो नेक्स्ट बी ए आना चाहिए, अगर आपका ए ट्रिपल बी आया तो नेक्स्ट ट्रिपल बी ए आना चाहिए। तो एक आपका मैचिंग यहाँ पर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी है मैंने। सबसे पहले आपका ए का एग्जाम्पल लिया, अगर ए लिखा है तो ए बी है तो नेक्स्ट बी ए, तो ए बी बन जाएगा। बी ए बी है तो इसको उल्टा करो तो बी ए बी, उल्टा करो तो बी ए बी, तो आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसकी लैंग्वेज बनाओगे तो बनेगी इस तरह की, डब्ल्यू और डब्ल्यू आर, यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू का रिवर्स, इसको मिला के आपका इवन लेंथ पैलिंड्रोम बनते हैं। वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू द ए बी प्लस, मतलब कितने भी लिखते जाओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक मैचिंग करनी पड़ रही है आपको कि अगर आपका ए बी है तो फिर बी ए बी बी है तो आपका बी बी ए, आपको एक पैटर्न मैचिंग जो है आपको बतानी पड़ रही है, यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो आप फर्स्ट हाफ में जब मैचिंग कर रहे हो, बेस्ड ऑन दी फर्स्ट हाफ आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट वाले पोर्शन में मैचिंग यूज कर रहे हो। एंड दिस इज नॉट फीजिबल फॉर अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू मैच दैट पैटर्न फॉर ए इनडेफिनिट टाइम, है ना। ये आप इंडेफिनिट मूव्स के लिए आप क्या करो, पैटर्न मैच करते रहो। दिस इज नॉट अ फीजिबल थिंग फॉर अ फाइनाइट ऑटोमेटा, सो वी कांट कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना। इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई ये आपकी जो लैंग्वेज है इट इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ नॉट रेगुलर। तो आई होप ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब डू इट योरसेल्फ के दो क्वेश्चन आते, ये आता है डू इट योरसेल्फ 2, जिसके 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों आपको इसको चेक करना है क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है, यानी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। और आपको ये भी चेक करना है कि ये रेगुलर है फिर नहीं। अपने आंसर्स आप कमेंट में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट क्या डालो, अगर ए स्टार लिखा है और ए प्लस लिखा है, कई बार आपको चीज़ें मिलेंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगी। अगर ए स्टार लिखा है तो आपको एप्साइलन भी लिखना है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी, एप्साइलन से। सबसे पहले आएगा एप्साइलन यानी कि नल, फिर ए बढ़ता जाएगा। बट अगर ए प्लस लिखा है तो आपको एप्साइलन इंक्लूड नहीं करना है। तो जब आपका ए स्टार लिखा रहेगा तो आपका जो एप्साइलन है, जो आपका एप्साइलन है उसको आपको एक्सक्लूड नहीं करना, आपको इंक्लूड करना है। क्या करना है, इंक्लूड करना है। यानी आप जब उसका सेट बनाओगे अपनी स्ट्रिंग्स का तो उसमें आपको एप्साइलन इंक्लूड करना है। पर इन द केस ऑफ प्लस आप क्या करोगे, एप्साइलन को एक्सक्लूड करोगे। क्या कर दोगे, एक्सक्लूड। बढ़िया, चलो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हमने रेगुलर लैंग्वेज पढ़ लिया। क्या होती है रेगुलर लैंग्वेज, वो लैंग्वेजेस जिनके लिए आप कोई फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सको।
एंड जो स्ट्रिंग्स हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? जो आपने अभी रेगुलर लैंग्वेज बनाई सीखी है, उन्हीं को आपको सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंट करो तो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज। दैट्स अ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे ईजी कुछ नहीं होगी। इट्स जस्ट द सिंबॉलिक वे टू डिफाइन द रेगुलर लैंग्वेज। जैसे आपको आप एक एग्जांपल देते हैं, कुछ चीज़ें समझो। आपको लेट्स से अल्फाबेट का सेट, अल्फाबेट दे दिया है ए बी, यानी आपके ए और बी दोनों का सेट है आपका। अब अगर आप लिखते हो ए, तो ए मतलब तो सिर्फ ए होता है, बट अगर आप ए स्टार लिखते हो तो अभी मैंने बताया कि ए स्टार का मतलब आपको एप्सिलॉन से स्टार्टिंग करनी है, फिर ए बढ़ता रहेगा, जितने मर्जी उतने ले लो। ए प्लस होगा तो एप्सिलॉन से नहीं, आपकी स्टार्टिंग ए से होगी, देन ए देन ट्रिपल ए, और ये बढ़ता रहेगा, इट कीप्स ऑन गोइंग। अगर ए बी स्टार लिखा है, स्टार मतलब ही है कि पहले आप एप्सिलॉन लिखोगे, फिर ए बी लिख सकते हो, फिर ए बी लिख सकते हो, फिर ए बी की पावर 3 होगी तो ए बी ये लिख सकते हो, ए बी, ठीक है। अगर ए स्टार बी स्टार लिखा है, स्टार है तो मतलब एप्सिलॉन से स्टार्टिंग होगी। अब पहले ए बी हो सकता है, बी स्टार मान लो यहाँ पर आपका एप्सिलॉन हो गया तो ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये अभी भी जीरो है, यहाँ पर आपने ए को दो ले लिया तो दो ए आ जाएंगे। ए को वन लिया है, बी को दो बार लिया तो ए बी बन जाएगा। तो इस तरह से आपका पैटर्न बन सकता है। बढ़िया। तो ये जो आपके इधर हमने देखे, ये क्या आपके, ये इनको लिखने के सिंबॉलिक वे हैं, इनको लिखने के सिंबॉलिक वे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखनी है रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको क्या लिखनी है? रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी जिनकी लेंथ क्या हो? इवन हो, जिनकी लेंथ क्या हो? इवन हो। अब मेरे साथ इधर आओ पहले तो। इवन लेंथ का मतलब क्या? एक सेकंड इरेज कर लेते हैं इसको। इवन लेंथ ले लेते हैं सबसे पहले, यानी कि दो प्लेसेस। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अल्फाबेट का सेट कितना दिया है? वो आपको दिया है ए और आपको दिया है बी, है ना? ए और बी, इतना ही दिया है। अब अगर आपको ए बी दिया है तो आपके पास आपको लिखना है इवन, इवन यानी कि दो प्लेसेस ले लो, क्योंकि आपके पास दो ही तो हैं। तो अब इनको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? आप ए बी लिख सकते हो, आप सिर्फ आप दोनों जगह ए लिख सकते हो, आप दोनों जगह बी लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप दोनों जगह बी लिख सकते हो, या फिर आप दो बी आगे और ए पीछे लिख सकते हो। तो आपके पास ये टोटल 4 जो वेज हैं ए बी को इन टू प्लेसेस लिखने के तरीके हैं, है ना? तो अब इधर आ जाओ, इतनी कहानी समझ में आ गई? तो अब इधर आओ। तो देखो, ये हमने लिख लिया पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब हम लोग जब भी आइदर यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, और ऑप्शन जिसे कहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं प्लस का, ठीक है? तो अब इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले ए को उठाओ, या तो ए होगा, प्लस प्लस मतलब आइदर या और, या तो ए बी, या तो बी ए, या तो बी बी, और इनका बना दो स्टार, मतलब ये कितनी भी बार आ सकते हैं। स्टार मतलब कि ये कितनी भी बार आ सकते हैं, वो हो गया आपका स्टार। तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का लग रहा है। आपको बोला था सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल मतलब स्टार लगा दिया आपने कि ऑल, और ओवर ए बी ऑफ इवन लेंथ, मतलब आपके पास ए और बी दो ऑप्शन है, तो ए भी हो सकता है, ए बी की स्ट्रिंग भी हो सकती है, बी ए की भी हो सकती है, और बी बी की भी हो सकती है। तो आपकी चारों कॉम्बिनेशन में से किसी की भी स्ट्रिंग हो सकती है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, और इनको आपको इवन स्ट्रिंग में बनाना है। तो आपने ए लिख लिया, ए बी लिख लिया, बी ए लिख लिया, बी बी लिख लिया, इनमें से कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसका क्लोजर। बढ़िया। तो इससे आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी ऑफ इवन लेंथ। प्लस क्यों यूज करते हैं? चॉइस के लिए, कि इधर ए हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी बी हो गया। क्लोजर मतलब कि ऑल स्ट्रिंग्स आप सबके लिए बनाओगे ना, इसलिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है ओवर द अल्फाबेट ए बी फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए। स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए? ए के साथ। अब इधर आओ फिर से, क्या बोल रहा है? आपको ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो ए से स्टार्ट हो। तो स्टार्टिंग में उसने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि स्टार्टिंग में होना चाहिए आपका ए। तो हमने स्टार्टिंग में बना लिया ए, उसके बाद चाहे ए हो चाहे बी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद आप लिख दोगे आइदर ए, या फिर आइदर लगाने के लिए और लगाने के लिए प्लस। तो या तो आइदर ए आइदर बी, कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका लगा दो स्टार, कि कितनी भी बार आ सकता है, पर स्टार्टिंग में सिर्फ ए आना चाहिए, स्टार्टिंग में ए आना चाहिए। बाकी उसके बाद आप ए लो आप बी लो, कितनी भी बार लो, उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बढ़िया। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन भी आपका डन। नेक्स्ट, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द अल्फाबेट ए बी फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद बी। जो बी से एंड हो रही हो, इससे ईजी क्वेश्चन मिलेगा मुझे। तो ये आपको वैसे होमवर्क क्वेश्चन देना चाहिए था, पर रख दिया है तो कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर? एंडिंग दे दी है, एंड होना चाहिए बी से। तो उसने एंड बोला है ना, स्टार्टिंग थोड़ी बोला उसने। तो स्टार्टिंग में आप ले लो ए प्लस, या तो ए आएगा, बी आएगा, कितनी भी बार आएगा, कुछ भी आएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार। तो आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया ए प्लस बी स्टार और बी। नेक्स्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने को। कह रहा है कि राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो लेंथ है वो 4 होगा और स्टार्टिंग होगा ए से, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा है वो, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इधर देखो, क्या बोल रहा है? आपकी लेंथ होगी 4 की और स्टार्टिंग होगी ए से। तो आपकी टोटल लेंथ कितनी उसने बोल दी कि 1 2 3 4।
लेंथ है 4 और स्टार्टिंग में ए आना चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग प्लेस भर दी ए से। अब आगे कुछ भी है उसने मना नहीं करा है, तो आगे आप लिख दो ए आए या फिर आपका बी आए, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पर भी आप ए आए बी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आप यहाँ पर भी भर दोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने कितने लोग यहाँ पर ये कहने वाले कि यहाँ पर आप स्टार लगाने वाले थे? स्टार मत लगा देना, क्यों? उसने बोला लेंथ 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं, मतलब इतने ही प्लेसेस भरे होने चाहिए। स्टार लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाता है कितनी भी बार आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि लेंथ 4 होनी चाहिए, मतलब इतने ही 4 ही डब्बे भरे होने चाहिए। तो आप स्टार मत लगा देंगे, स्टार मतलब कितनी भी बार आ सकता है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टार्टिंग में ए, और फिर 3 बार आपको ए प्लस बी ले लेने हैं। अच्छा एक बार मैंने 4 बार लिख दिए, इसको काट लेना, ठीक है, नोट्स में, इसको हटा देना। इतना ही आपका सोल्यूशन है। बढ़िया, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है ओवर द अल्फाबेट ए बी फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी। तो हमें क्या चाहिए? एक सबस्ट्रिंग चाहिए ए बी। क्या बोला उसने? उसने बोला कि आप जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिखो उसमें आपकी सबस्ट्रिंग ए बी होनी चाहिए प्रेजेंट, यही बोला है ना? तो बस कुछ नहीं करना, सबस्ट्रिंग ए बी होनी चाहिए, तो हमने सबस्ट्रिंग ए बी लिख दी। अब इस सबस्ट्रिंग ए बी के अलावा कुछ भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर क्या लगा दोगे? स्टार, स्टार, ठीक है। और आप इसके पीछे भी लगा दो ए प्लस बी और स्टार। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपकी सबस्ट्रिंग ए बी ये होनी चाहिए थी आपके लैंग्वेज में, आपकी सबस्ट्रिंग होनी चाहिए थी ए बी, बाकी कुछ भी है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू स्टार इसलिए लगाई, ये वैल्यू अगर आपकी नल होती है तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमें तो सिर्फ ए बी से मतलब है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार और ए बी हमने दे दिया कि सबस्ट्रिंग हमारी ए बी आ रही है। अगर ये दोनों नल हो जाते हैं तब भी हमारी सबस्ट्रिंग ए बी आएगी, इसलिए हमने ए बी को सेपरेटली मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के भी क्वेश्चन करे हैं। अब डू इट योरसेल्फ का पार्ट 3, इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है ओवर द अल्फाबेट ए बी और फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद ए बी। स्टार्ट हो रहा हो ए बी से और एंड हो रहा हो बी ए से। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, स्टार्ट हो रहा हो ए से और एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एंड हो रहा था बी से, बस यहाँ पर उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, स्टार्टिंग ए बी से हो रही है और एंडिंग बी ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है ओवर द अल्फाबेट ए बी फॉर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जो ए से स्टार्ट हो रही हो और ए पर ही एंड हो रही हो, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, पर ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ईजी है पर ये इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट तो होते हैं पर वो ईजी भी होते हैं, ये ईजी है। ये मत सोचना ये ए से स्टार्ट ए से एंड, अब इसमें रॉकेट फिजिक्स लगेगी, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान लगेगा, नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, करोगे हो जाएगा। तो डू इट योरसेल्फ का दीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन, देखो डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपको खुद ही करने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आपसे नहीं हो रहा, तो आई विल एक्सप्लेन। वैसे कोशिश किया करो कि जैसे किसी ने कमेंट सेक्शन में कोई डाउट पूछा है तो आप लोग एक दूसरे मिलकर उसका सोल्यूशन दिया करो, प्रोवाइड किया करो। इस ऐसे एक कम्युनिटी बिल्ड होती है ना। तो ऐसे कोशिश किया करो, किसी ने कोई क्वेश्चन डाला तो उसका सोल्यूशन आप ट्राई करो, कोई और पर्सन, और उसका रिप्लाई करो। इन चीज़ों से चीज़ें अच्छी लगती है देखने में, कमेंट सेक्शन अच्छा लगता है, ठीक है। आओ थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है आपको फॉर द लैंग्वेज एल इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 2n, जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी n की वैल्यू आपको 1 से लेनी है। तो जब आप n की वैल्यू को लोगे 1, तो उस केस में क्या होगा, a की पावर 2 इंटू 1 यानी a की पावर 2, यानी कि 2 बार a। जब n की वैल्यू लोगे 2 तो यानी कि ए रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि a रेज टू पावर 4, तो a रेज टू पावर 4 मतलब 4 बार a। फिर जब आप n की वैल्यू लोगे 3 तो मतलब a रेज टू पावर 2 इंटू 3, तो a रेज टू पावर 6, तब आएंगे आपके 6 बार a। तो आपकी लैंग्वेज कैसे दिखेगी, a 4 बार a 6 बार a ऐसे बढ़ती रहेगी। क्या यहाँ पर कहीं भी आपकी जो स्टार्टिंग है वो एप्सिलॉन से हुई है? नहीं, एप्सिलॉन से नहीं हुई है। तो इसका मतलब आप स्टार नहीं बनाओगे, आप क्या बनाओगे, प्लस। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से। तो सबसे पहले आप लिख लोगे ए जिससे स्टार्टिंग होती है, और फिर इसके आगे बढ़ रहा है तो कुछ ऊपर भी लगाना पड़ेगा। और ऊपर क्या लगोगे, आपके पास स्टार है और आपके पास प्लस है। स्टार लगाना नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग एप्सिलॉन से हो नहीं रही, तो स्टार नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, प्लस। तो इसके ऊपर आप लिख दोगे प्लस, और ये हो गया आपका सोल्यूशन, बस खत्म। कितना ईजी है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए बी हैविंग ए बी एज अ सबस्ट्रिंग। तो आपको ए बी सबस्ट्रिंग रखनी है। अब इससे इजी क्वेश्चन कोई होगा, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग ए बी लिखनी थी, तो यहाँ पर ए बी की जगह ए बी है, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, ए बी लिखोगे, ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का स्टार, आगे कुछ भी आए पीछे कुछ भी आए, हमारे पास ए बी होनी चाहिए, हमारे अंदर हमारे पास एक सबस्ट्रिंग ए बी प्रेजेंट होनी चाहिए।
है ना, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो हमने ए बी को मेंशन कर दिया, बाकी कुछ भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का स्टार। सेम क्वेश्चन ऊपर करा था जहाँ पर ए बी था तो मैंने बीच में ए बी बनाया था, फिर ए प्लस बी का स्टार और ए प्लस बी का स्टार। अगला क्वेश्चन, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फ़ाबेट 01 व्हिच हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 2 ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेट ओवर द अल्फ़ाबेट 01 जहाँ पर एट मोस्ट 2 ज़ीरो हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 ज़ीरो हो। तो यानी आपका एक भी ज़ीरो ना हो तब भी चलेगा, आपका एक ज़ीरो हो तब भी चलेगा, और आपका एक ज़ीरो भी नहीं हो तब भी चलेगा। मतलब बात समझ में आ गई? तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया हमने 1 स्टार। 1 स्टार यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं आ रहा तो ये भी कंसिडर होगा, और प्लस लगा दिया मतलब और। सेकंड केस जहाँ पर एक ज़ीरो आपने मेंशन कर दिया, तो इधर 1 ज़ीरो आपकी 1 ज़ीरो की स्ट्रिंग बन सकती है और आपकी 0 1 की बन सकती है। तो आपने एक ज़ीरो मेंशन करा प्लस और एक और केस क्या बन सकता है कि आपके 2 ज़ीरो हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे 1 स्टार 0 1 और 0 1। तो आपके इस वाली स्ट्रिंग में आपके एक भी ज़ीरो नहीं आ रहा, यहाँ पर आपने एक ज़ीरो लिख दिया और यहाँ पर आपके 2 ज़ीरो आ रहे हैं। 1 आपके कितने भी आ सकते हैं क्योंकि इसने 1 पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, इसलिए हमने 1 के ऊपर क्या लिख रखा है स्टार, कि 1 आप कितनी भी बार ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 0 आपके एट मोस्ट 2 हों। तो अगर एटमोस्ट 2 है तो मतलब 3 केस बने, या तो एक भी ज़ीरो ना हो, या तो सिर्फ आपका एक ज़ीरो हो, या तो आपके 2 ज़ीरो आ रहे हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एटमोस्ट मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 2 तक आ सकते थे, तो हमने तीनों केस यहाँ पर दिखा दिए। एक सिर्फ 1 स्टार था, 0 नहीं था बिल्कुल भी। एक में 1 स्टार, 0 और 1 स्टार, मतलब आइदर आप 1 ज़ीरो का स्ट्रिंग भी बना सकते हो, 0 1 का भी बना सकते हो। नेक्स्ट 1 स्टार, 0 1 स्टार और 0 1 स्टार। तो आपने 2 ज़ीरो यहाँ पर कंसिडर कर लिए, ठीक है? यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर आपके टोटल 2 ज़ीरो कंसिडर हो गए। तो ये आपका 3 पार्ट में आप इसे करोगे, फिर इसे कंबाइन कर दोगे कि पहले एक भी ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट एक ज़ीरो है, नेक्स्ट आपके 2 ज़ीरो है, और फिर आप चॉइसेस लगाओगे यूजिंग प्लस ऑपरेटर, आइदर दिस, आइदर दिस, आइदर दिस। सो इन दिस मैनर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो। तो आई होप इससे ईजी वे में आपको शायद ही नहीं समझ में आएगा किसी से। जितना मैंने आपको ईजी करके समझाया है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ रही है चीज़ें, और आनी भी चाहिए क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। छोटे-छोटे से क्वेश्चन है, छोटा-छोटा सा लॉजिक है, बस समझने की आपको समझने की चाह होनी चाहिए, तो आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट AB विद 3 कंसेक्यूटिव बीज। देखो, जो उसने कंडीशन बोली है, उसको सैटिस्फाई करो बस। क्या बोला उसने? 3 कंसेक्यूटिव बी, मतलब लगातार 3 बी होनी चाहिए। तो आपको क्या करने हैं? लगातार 3 बी बना दो, बी, बी और बी, बस। 3 बी बना दिया, अब आगे इसके कुछ भी हो, उससे इसे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे इसके कुछ भी हो। तो आपने लिख दिया A प्लस बी और स्टार, बढ़िया। तो आगे इसके कुछ भी हो, पीछे इसके कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें 3 कंसेक्यूटिव बी चाहिए थे। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होता है, जिसको नहीं पता हो। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो हमने यहाँ पर, सॉरी स्टार थोड़ा ज़्यादा अजीब सा बन गया। तो यहाँ पर लगातार 3 भी हमने बना दिए बस। उसके बाद आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट AB जिसमें 2 ए आ रहे हो, बस इतनी सी बात। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की है, एटलीस्ट 2 ए, मतलब सबसे मिनिमम 2 ए तो आनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो उसने क्या बोला है? मिनिमम 2 ए तो आएँ। इधर देखो, इसको पहले इरेज़ कर लो। उसने क्या बोला है? उसने बोला है मिनिमम आपके 2 ए तो आएँ। तो आप 2 ए बना सकते हो, बस। उसके बाद उसने कोई कंडीशन नहीं दी, उसके बाद कुछ भी आया आपका, ठीक है? तो उसके बाद आपका ए प्लस बी और स्टार। इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख दो ए प्लस बी, एक सेकेंड, बी और स्टार, ठीक है? और इसी तरह से यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी और स्टार। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो आपका बस 2 ए की कंडीशन थी, बाकी आपका ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। अच्छा, कोई कन्फ्यूज़ तो नहीं है कि यहाँ पर आपने ए क्यों लिखा है? क्योंकि उसने एटलीस्ट 2 बोला है, एटमोस्ट नहीं। उसने बोला है 2 तो मिनिमम आनी चाहिए, इसलिए हमने 2 तो ए खुद ही लिख दिए। बाकी कितने भी ए आएँ, कितने भी बी आएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसके कहने का तात्पर्य है। समझ में आई? तो इसी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। बाकी ऐसा नहीं है, हम और भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। ये भी आप अभी कमी है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेपरेट वीडियोज़ में डाला करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज़। सब कुछ आएगा, चैनल पर बने रहो बस। डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ये दोनों क्वेश्चन करना। ये डू इट योरसेल्फ भी, ये जब आप कमेंट में रिप्लाई करना तो आप इसको D4 लिख देना, है ना? D4 या D3 करके लिख देना कि D4 पार्ट 1 आंसर ये, ऐसे करके, ठीक है? ज़रूरी नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो ये आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें बोला एग्जैक्टली 2 ए। देखो, मैंने आपको करा दिया एटलीस्ट 2 ए के लिए, मैंने एटमोस्ट 2 ए के लिए कर लिया। अब आपको करना है एग्जैक्टली 2 ए ही हो, खाली 2 ए लिखने हो अपने,
जो एक्सप्रेशन है उसमें, तब कैसे करेंगे वो करना है। और ये तो ईज़ी सा क्वेश्चन है, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? बस। अब आते हैं आर्डन्स थ्योरम पर। तो ये आपका सारा रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं आर्डन्स थ्योरम पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका आर्डन्स थ्योरम। अब आर्डन्स थ्योरम क्या होता है, इसको समझो पहले। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन, ईज़ी टॉपिक है और ये आपका 7 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 7। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है, ठीक है? और जिसे विश्वास नहीं हो रहा जल्दी आपको विश्वास हो जाएगा। अगर आपको कोई इक्वेशन मिलती है जो कि इस तरह की दिखती है, R इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, जहाँ पर आप मैच करते रहना कि आपके पास R और R, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आपका R होगा। अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की लगती है, देन अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का वो होगा R, यानी कि R इक्वल्स टू Q, यानी कि ये Q, और P यानी कि ये, और इस P के ऊपर आपको लगाना है स्टार यानी कि क्लोजर। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा R इक्वल्स टू QP स्टार। तो आई रिपीट, according to Arden's theorem, if you have an equation like R equals to Q plus RP, I repeat, R equals to Q plus RP, then its solution can be given by R equals to QP star. R equals to QP star. That is the solution of the equation. This is the Arden's theorem. एंड आर्डन्स थ्योरम यूज़ क्यों होती है? आर्डन्स थ्योरम आपका रेगुलर एक्सप्रेशन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ होती है, और आपको अगर फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करना है इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके लिए भी यूज़ होती है। तो आर्डन्स थ्योरम इज़ यूज्ड टू सॉल्व रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वेशन, और अगर आपको अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी। और अभी जो हम क्वेश्चन करते हैं 7 मार्क्स में, उसमें आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होता है और आपको उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? आते हैं, अब इधर देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करो रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन बिलो। तो आपके पास तीन स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, तीन स्टेट्स हैं आपके पास, और यहाँ पर आपकी जो क्यू नॉट है वो है आपकी फाइनल स्टेट। जब आप आर्डन्स थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे होते हो तो फाइनल स्टेट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है कि जो आपका फाइनल जो आपकी इक्वेशन लिखी जाती है वो किसके टर्म्स में लिखी जाती है? आपके फाइनल स्टेट के टर्म्स में, यानी कि यहाँ पर क्यू नॉट के टर्म्स में आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो लिखी जाएगी। तो आई होप आपको इतनी जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो व्हेन क्यू नॉट इज रिसीविंग एन इनपुट जीरो, इट इज ट्रांसफरिंग टू इट्स ओन स्टेट क्यू नॉट। तो वो खुद की ही स्टेट पर है। जब उसको इनपुट वन मिल रहा है तो वो क्यू वन पर जा रहा है, और जब क्यू वन को इनपुट जीरो मिल रहा है तो क्यू वन पर ही है। जब उसको इनपुट वन मिल रहा है तो वो क्यू टू पर जा रहा है। क्यू टू को जब जीरो इनपुट मिल रहा है तो क्यू टू पर ही है, और जब क्यू टू को वन इनपुट मिल रहा है तो वो क्यू जीरो पर जा रहा है। अब इक्वेशंस बनाते हैं, और ध्यान से समझना इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फॉर क्यू नॉट, जब भी आप इनिशियल स्टेट के लिए आप इक्वेशन बनाओगे तो यू हैव टू इंक्लूड एप्सिलॉन। रिमेंबर, हमेशा जब भी आप अपनी इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन फ्रेम कर रहे होगे तो आपको एप्सिलॉन को ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन लिखोगे, एंड ये सिर्फ इनिशियल स्टेट के केस में लिखना, और किसी स्टेट में एप्सिलॉन मत लिखना। आई रिपीट, इनिशियल स्टेट के केस में ही इक्वेशन लिखते टाइम एप्सिलॉन को आपको लिखना है और कहीं नहीं, ठीक है? प्लस उसके बाद आप क्या लिखोगे, आपकी जो स्टेट है और उस स्टेट पर उसको कौन सा इनपुट मिल रहा है। दैट इज, जब क्यू नॉट को जीरो मिल रहा है तब वो आ रहा है क्यू नॉट पर, यानी कि क्यू नॉट इज द स्टेट एंड इट इज गेटिंग द इनपुट जीरो। नेक्स्ट, अब देखो क्यू नॉट पर और कौन कौन आ रहा है। तो क्यू नॉट खुद पर आ रहा है जब उसको जीरो इनपुट मिल रहा है, और कौन आ रहा है क्यू नॉट पर? क्यू वन आ रहा है? नहीं, क्यू टू। हाँ देखो ये एरो ना, तो जब क्यू टू को इनपुट वन मिल रहा है तो डॉट वन, तो जब क्यू टू को वन मिल रहा है तब वो क्यू नॉट पर आ रहा है। ये बन गई हमारी इक्वेशन वन। नेक्स्ट, अब क्यू वन के लिखेंगे, क्यू वन, और क्यू वन पर कौन कौन सी स्टेट कौन कौन सा इनपुट पाकर आ रही है। तो क्यू नॉट स्टेट को जब वन इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू वन पर आ रही है। तो जब क्यू नॉट स्टेट को इनपुट वन मिल रहा है तब वो क्यू वन पर आ रही है। प्लस नेक्स्ट कौन सी स्टेट आ रही है? क्यू वन। जब क्यू वन को जीरो इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू वन पर आ रही है। तो जब क्यू वन को जीरो इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू वन पर आ रही है। तो प्लस क्यू वन को डॉट जीरो, जब जीरो इनपुट मिल रहा है तब भी वो क्यू वन पर आ रही है। ये हो गई इक्वेशन टू। अब तीसरी क्यू टू, तो क्यू टू के लिए, क्यू टू को जब जीरो इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू टू पर आ रहा है, और क्यू वन को जब वन इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू टू पर आ रहा है। तो आप पहले लिखेंगे क्यू वन को जब इनपुट वन मिल रहा है तब वो क्यू टू पर आ रहा है। तो क्यू वन डॉट वन, प्लस जब क्यू टू को जीरो इनपुट मिल रहा है तब वो क्यू टू पर आ रहा है, यानी कि क्यू टू यानी कि स्टेट, और उसको कौन सा इनपुट मिल रहा है कि वो इस पर्टिकुलर स्टेट पर आ रहा है। ये हो गई आपकी इक्वेशन थ्री। तो क्या आप लोगों को इक्वेशंस लिखनी आ गई है? नहीं आई है? एक और बार रिपीट करें, ठीक है? क्यू नॉट को आपको सबसे पहले क्यू नॉट लिखा। जब भी आप इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशंस फ्रेम करोगे तो आप एप्सिलॉन ऐड करोगे, ठीक है? अब आप देखो कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे क्यू नॉट पर पहुंचा जा सकता है।
तो पहला तरीका तो ये है कि क्यू नॉट स्टेट को इनपुट 0 मिले, तो क्यू नॉट स्टेट को डॉट इनपुट 0 मिले तो वो क्यू नॉट पर आएगा। दूसरा तरीका है कि Q2 को 1 इनपुट मिले तो वो क्यू नॉट पर आएगा, तो Q2 डॉट 1 यानी कि Q2 को 1 इनपुट मिलेगा तो वो क्यू नॉट पर आएगा। बढ़िया। अब Q1 के लिए हम देखेंगे कि Q1 पर पहुंचने के क्या-क्या रास्ते हैं। तो Q1 पर पहुंचने का रास्ता है कि जब Q1 नॉट को 1 इनपुट मिलेगा तब वो Q1 पर आएगा, यानी कि Q नॉट को जब 1 इनपुट मिलेगा तो वो Q1 पर आएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि Q1 को जब 0 इनपुट मिलेगा तब वो Q1 पर आएगा, यानी कि Q1 को जब 0 इनपुट मिलेगा तब वो Q1 पर आएगा। इक्वेशन 2। अब Q2 पर पहुंचने के कौन-कौन से रास्ते हैं? तो जब Q1 को 1 इनपुट मिलेगा तब वो Q2 पर पहुंचेगा, और जब Q2 को 0 इनपुट मिलेगा तब वो Q2 पर पहुंचेगा। इस तरह से हम बनाते हैं इक्वेशन। अब आप नीचे से सॉल्व करना चालू करो इक्वेशन, और जो फाइनल इक्वेशन लानी है वो आपको फाइनल स्टेट के रेफरेंस में यानी कि Q नॉट के टर्म्स में लानी है। तो नीचे से शुरू करते हैं Q2 से। तो सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन 3, यानी कि हम इक्वेशन 3 को ले रहे हैं विच इज़ Q2 इक्वल्स टू Q1 डॉट 1 प्लस Q2 डॉट 0। अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी आर्डर्स थ्योरम को लगाने का ट्राई करोगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो Q2 है। क्या आपका राइट हैंड साइड में Q2 है? Q2 है? हाँ है, ये रहा। तो हम क्या मान लेंगे? Q2 को मान लेंगे R, तो आपका Q2 हो गया R। अब Q2 के साथ राइट हैंड साइड मतलब इधर की तरफ में जो भी Q2 के साथ टर्म होती है, जो भी, उसको हम P कहते हैं। क्या कहते हैं? P। तो यहाँ पर आपका जी 0 जो है वो P हो जाएगा, और प्लस में जो टर्म होती है पूरी ये टर्म, ये हो जाएगी आपकी Q। तो आपका R इक्वल्स टू Q प्लस RP। इफ द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, R equals to Q plus RP, then its solution according to the Arden's theorem can be given by R equals to QP star। तो R क्या है आपका? Q2, Q क्या है आपका? Q1.1 और P यानी कि 0 और P का लग जाता है स्टार, तो Q1.10 स्टार। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब हमने Q2 जो है उसकी वैल्यू सॉल्व करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेते हैं इक्वेशन 2 को। नाउ टेकिंग द इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 है ये Q1 इक्वल्स टू Q नॉट डॉट 1 प्लस Q1 डॉट 0। तो इधर देखो Q1 इक्वल्स टू Q नॉट डॉट 1 प्लस Q1 डॉट 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो Q1 है, अब राइट हैंड साइड में Q1 ढूंढो। हाँ जी, ये रहा Q1। तो इफ इट्स Q1 देन ये हो गया आपका R। अब R के साथ जो भी है यहाँ पर 0 है वो बन जाता है P, और प्लस में जो पूरी टर्म होती है वो बन जाती है Q। एंड इफ द इक्वेशन लुक्स लाइक R इक्वल्स टू Q प्लस RP, then by the Arden's theorem its solution can be given by R equals to Q P star। तो ये कैसे होगा? R यानी कि आपका Q1, आ जाएगी आपका Q1 इक्वल्स टू Q क्या आपका Q नॉट 1, तो Q नॉट 1 ये हो गया Q P यानी कि 0 और उसका स्टार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब क्या करते हैं? अब आपके पास एक Q1 की वैल्यू आई है और आपके पास एक Q2 की वैल्यू आई है। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि Q2 के वैल्यू के अंदर Q1.10 है, तो हम क्या करते हैं? इस Q1 की जो वैल्यू है इसको उठाते हैं और इसको उठा के यहाँ Q1 इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम वही करेंगे कि हमारी इक्वेशन 5 से हम Q1 की वैल्यू को पिक करेंगे, यहाँ से हम Q1 की वैल्यू को पिक करेंगे और इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे। तो बस आ जाते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारी क्या है? ये है Q2 इक्वल्स टू Q1.10 स्टार। ये रही हमारी इक्वेशन 4, Q2 इक्वल्स टू Q1.10 स्टार। तो Q2 इक्वल्स टू Q1.10 स्टार। यहाँ पर हम ये वाली पार्ट जो इक्वेशन 5 है हमारा, इसका Q1 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो ये आपका Q1 वाला पार्ट है इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे Q0.10 स्टार। क्या लिख देंगे? Q0.10 स्टार। लिखते इतना Q0.10 स्टार, और साथ में क्या है? डॉट डॉट 10 स्टार पहले से है तो डॉट 10 स्टार। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 6। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? Q2 की। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखो, हमें सोल्यूशन किसकी टर्म्स में लाना है? 1 इक्वेशन 1 की टर्म्स में, Q नॉट की टर्म्स में। तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई है। अब हम Q2 की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो अब हम अपनी इक्वेशन 1 को लेंगे विच इज Q नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q नॉट 0 प्लस Q2 डॉट 1। ये हमारी इक्वेशन 1 ऊपर देख सकते हो आप, कहाँ गई? ये रही हमारी इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 को उठा के हम यहाँ ले आए हैं, और इस इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 6 में जो हमने Q2 की वैल्यू को निकाला है। तो ये हो जाएगा Q नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q नॉट डॉट 0 प्लस Q2 की जगह पर आ जाएगा Q नॉट डॉट 10 स्टार डॉट 10 स्टार। आई रिपीट, Q नॉट डॉट 10 स्टार डॉट 10 स्टार, और एंड में 1 पहले से है तो उस 1 को मत भूल जाना। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग ये गलती हमेशा करोगे कि जो आप इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे उसके एंड में वाली जो टर्म्स होती हैं इनको आप लिखना भूल जाते हो। तो आइए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इसको बिल्कुल मत भूलना, आपका आंसर वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को पॉइंट आउट करने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम्स में बैठे हो और आप आर्डन्स थ्योरम का क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपके दिमाग में मेरी आवाज़ गूंजे जो बोल रही हो कि इस चीज़ को यहाँ पर अपने आंसर में ऐड करना है, इसको भूल नहीं जाना। कहीं आप Q2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करे, आप नहीं करा और आप खुश हो गए, अरे वाह मेरा सही हो गया, नहीं एंड में आपने इसको भूल दी, आप इसको भूल गए हो। इसको मत भूल जाना, केवल Q2 सब्स्टिट्यूट हो रहा है ये नहीं हो रहा है।
तो Q2 की जगह आपने लिखा Q0.10 स्टार डॉट 10 स्टार और एंड से ये 1। डोंट फॉरगेट दिस। आप लोग करोगे ये गलती, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तो आप देखो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से Q0 को कॉमन ले सकते हो। दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी Q0 है, यहाँ पर भी है, तो Q0 को ले लो कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा 0 प्लस 10 स्टार 10 स्टार और 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में Q0 है, राइट हैंड साइड में भी Q0 है, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी R। बहुत बढ़िया। R के साथ जो भी रहता है वो क्या बन जाता है P, तो ये हो गया पूरा P, और प्लस में जो रहता है होता है Q, तो यहाँ पर Q हो जाएगा आपका एप्सिलॉन या फिर नल। अब इफ द इक्वेशन लुक्स लाइक R इक्वल्स टू Q प्लस RP, देन इट्स सोल्यूशन कैन बी गिवन बाय R इक्वल्स टू QP स्टार। तो देन बाय आर्डन्स थ्योरम R यानी कि Q0 इक्वल्स टू Q, Q यानी कि आपका नल, तो आपका Q डॉट P स्टार, तो P ये पूरा हो गया आपका टर्म, 0 0 प्लस प्लस 10 स्टार और 1, और इस पूरे का होल स्टार QP स्टार होता है। तो ये मत सोचना यहाँ स्टार स्टार दिख रहे हैं मतलब हो गया, नहीं, होल स्टार भी होता है QP स्टार। तो आपका जो पूरा ये जो पूरी P टर्म है इसके ऊपर भी आपका स्टार लगाना है। और आप किसी का भी कॉन्कैटिनेशन करते हो नल के साथ तो आपको इस सेम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हो, तो जब भी आप कॉन्कैटिनेशन करोगे विद नल तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो नल जो है इट एक्ट्स लाइक वैल्यू 1। जब आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो ये 1 की तरह काम करेगा, और आप 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर मिल जाता है ना। इन द सेम मैनर व्हेन यू कॉन्कैटिनेट द एप्सिलॉन विद योर टर्म देन यू विल गेट योर टर्म। तो Q0 की वैल्यू जो आ गई फाइनल वो ये आ गया 0 प्लस 10 स्टार 1 का होल स्टार। और आप देख रहे हो ये Q0 की टर्म्स में आ गया, जो कि आपकी क्या थी, जो कि आपकी थी फाइनल स्टेट। तो आपका फाइनल स्टेट के टर्म्स में आपका आंसर आ चुका है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो आर्डर्स थ्योरम के क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, फिर तो आपको आर्डर्स थ्योरम समझ में आने ही वाली है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आर्डर्स थ्योरम का। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो आपकी सी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी फाइनल। कैसे बता रहा हूँ मैं ये फाइनल स्टेट है, बाय सीइंग दी कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये तो अब आपको आ गया होगा बताना कि इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है। इनिशियल जिसकी स्टार्टिंग में ये एरो हो, और फाइनल जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल हो। और फाइनल स्टेट का पता लगाना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि आपको आर्डर्स थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो तो उसके बाद जो आपको फाइनल इक्वेशन देनी होती है, जो आपको अपनी एक्सप्रेशन लिखनी होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो उसी फाइनल स्टेट के टर्म्स में आपको लिखनी होती है। यानी यहाँ पर जो भी हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे वो आपके सी की टर्म्स में लिखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तीनों के लिए इक्वेशन लिखना। तो अगर आप ए के लिए लिखोगे तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब आप इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन लिखते हो तो आपको एप्सिलॉन को कंसिडर करना पड़ता है। तो आप ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन कंसिडर करोगे, प्लस आप देखोगे कि इस ए पर पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो पहला रास्ता तो ये है कि आप इसी ए को जब आप इनपुट ए दो तो वो ए पर पहुंच रहा है, तो यानी कि कैपिटल ए को जब स्मॉल ए इनपुट मिल रहा है तब वो ए पर पहुंच रहा है। तो कैपिटल ए को, ये हो गया आपकी स्टेट, और स्मॉल ए हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपकी स्टेट और ये हो गया आपका इनपुट। तो कैपिटल ए को जब स्मॉल ए इनपुट मिलता है तब वो ए पर पहुंच रहा है। दूसरा रास्ता क्या है कि जब आपके बी को स्मॉल बी मिल रहा है, यानी आपके कैपिटल बी को जब स्मॉल बी इनपुट मिल रहा है तब भी वो ए पर पहुंच रहा है। तो जब आपके कैपिटल बी को स्मॉल बी इनपुट मिल रहा है तब भी वो ए पर पहुंच रहा है। तो ये दो ही रास्ते हैं हमारे ए पर पहुंचने के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब इस बी के लिए लिख सकते हैं, तो बी लिखा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन मत लिखना, एप्सिलॉन सिर्फ इनिशियल स्टेट के लिए होता है। अब इस बी पर पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो पहला रास्ता तो इस ए को जब हम स्मॉल ए दे रहे हैं तो ये बी पर भी पहुंच रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। तो जब कैपिटल ए को स्मॉल ए मिल रहा है तब भी वो बी पर पहुंच रहा है। नेक्स्ट इसी बी को जब हम बी दे रहे हैं, इसी बी को जब हम स्मॉल बी दे रहे हैं तब भी वो बी पर पहुंच रहा है, यानी कि कैपिटल बी को जब हम स्मॉल बी इनपुट दे रहे हैं तब भी वो बी स्टेट पर पहुंच रहा है। और एक और रास्ता ये क्या है कि जब हम कैपिटल सी को स्मॉल ए इनपुट दे रहे हैं, आई रिपीट, जब हम कैपिटल सी को स्मॉल ए इनपुट दे रहे हैं तब भी तो वो बी पर पहुंच रहा है। तो कैपिटल सी डॉट ए तब भी वो कहाँ पर पहुंच रहा है, बी पर। तो यही इतने ही पाथ हैं, तो हमारी इक्वेशन 2 हो गई। नेक्स्ट लास्ट कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब इस पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं, इस पर पहुंचने का इकलौता रास्ता है कि जब आप अपने कैपिटल बी को स्मॉल ए इनपुट दे रहे हो, कैपिटल बी को स्मॉल ए इनपुट दे रहे हो तब वो सी पर पहुंच रहा है। तो ये इकलौता रास्ता है कि कैपिटल सी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस जो है वो बनकर आ गई है। 3 स्टेट्स थे, 3 इक्वेशन बनाई है। अब स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको एक चीज़ दिख रही है कि मतलब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सी इक्वल्स टू बी डॉट ए है। मतलब सी सबसे नीचे जो इक्वेशन 3 है उसको लेके तो हमें अपना आर्डर्स थ्योरम लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास सीधा सी इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब सी की वैल्यू दे रखी है एक तरह से। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसमें, अपनी इक्वेशन 2 में। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू को, सी की वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम सी की वैल्यू को बी डॉट ए सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन है बी इक्वल्स टू ए डॉट ए, ये रहा ना ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए की जगह, तो सी की जगह पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया बी डॉट ए।
और यहाँ पर डॉट ए पहले से था, तो यहाँ पर डॉट ए रहेगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ इस वाली टर्म से देखो, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से क्या कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है। तो बी हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा बी, तो बी प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, ये ए और डॉट ए, तो ये आपका अंदर बच गया। अब यहाँ पर बी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो बी है, हाँ है, अगर है तो मतलब ये हो गया आपका आर, ये हो गया आर। अब आर के साथ जो भी टर्म होता है एसोसिएटेड होता है आपका पी, यानी ये वाली पूरी टर्म आपकी पी बन गई, और प्लस में जो भी होता है यानी कि ये वाला पार्ट आपका क्यू। अब when the equation looks like r equals to q plus rp, then its solution by the Arden's theorem can be given by r equals to qp star। तो यहाँ पे r क्या है b, q क्या है a डॉट a, तो q हो गया a डॉट a, और p स्टार p हो गया आपका ये b प्लस a डॉट a, तो b प्लस a डॉट a और इसका स्टार। तो ये हो गया आर्डन्स थ्योरम से, इसको मार्क कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। बढ़िया। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इस b की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 1 यानी कि इसमें हम यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ से b की वैल्यू को उठाएंगे यहाँ से, और इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a इक्वल्स टू इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस a डॉट a प्लस b डॉट b। तो यहाँ a डॉट a तक सही है, a डॉट a तक सही है। यहाँ पर हमने b की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया अपना ये वाला पार्ट, a डॉट a b प्लस a a। तो a डॉट a b प्लस a a इसका स्टार था डॉट b, इसको हमने कर दिया यहाँ पर सब्सटीट्यूट। ठीक है, और ये b लगाना मत भूलना जो पहले से है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो इक्वेशन में ऑलरेडी टर्म है उसे मत सब्सटीट्यूट कर देना, केवल आपका कैपिटल बी सब्सटीट्यूट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये आपको एज इट इज़ बाद में लगाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से हमें यहाँ पर इस वाली टर्म को देखो, यहाँ पर भी कैपिटल ए है, और इस वाली पूरी टर्म को नोटिस करो तो यहाँ पर भी कैपिटल ए, तो दोनों टर्म से कैपिटल ए ले लेंगे कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा आपका, 1 सेकेंड, अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा आपका ए प्लस ए बी प्लस ए स्टार और बी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए है और राइट हैंड साइड में भी ए है, तो ये आपका ए बन जाएगा आर, और जो ए के साथ आपके आर के साथ होता है उसे हम कहते हैं पी, और जो प्लस में होता है उसे हम कहते हैं क्यू। तो आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी, इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन बन गई। और अगर इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन बन गई, देन बाय आर्डन्स थ्योरम आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार होता है। तो आर यहाँ पर क्या है आपका ए, तो ए इक्वल्स टू क्यू क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन, और पी क्या आपका ये पूरा, तो ए प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी, इसका होल स्टार लगा दें। तो यहाँ से आपकी जो ए की वैल्यू है वो भी आ गई है, पर आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है सी की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ए की वैल्यू जो हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे। किस में डालेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी ये थी ना, ये इसके अंदर अगर हम ए की वैल्यू को डालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू को डालना। तो हमारी इक्वेशन 4 ले ली हमने, जो कि है बी इक्वल्स टू ए डॉट ए और ब्रैकेट में बी प्लस ए का स्टार। इसमें हमें इक्वेशन इस वाली का ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, तो इस ए की जगह पर हम इस पूरे को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए ब्रैकेट बी प्लस ए का स्टार बी और होल स्टार, ये बन गया। और साथ में डॉट, ये मतलब हटा देना, इसको भी लिखना है। आपने सिर्फ ए को सब्सटीट्यूट करा है, इस वाले पार्ट को आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको अपनी बी की वैल्यू भी मिल गई, और हमें किसकी चाहिए, सी की, क्योंकि सी फाइनल स्टेट है। तो अब कुछ नहीं करना, आपके पास सीधा सीधा है कि जो आपका सी है वो है बी डॉट ए, यानी कि इक्वेशन 3 के अंदर बस बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या करोगे आप, जो वैल्यू ऑफ बी है उसी इक्वेशन नंबर 6 में सब्सटीट्यूट कर दोगे। 6 में नहीं करोगे, 3 में करोगे। बी जो आपकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 6, इसको आपको इक्वेशन 3 यानी कि सी इक्वल्स टू बी डॉट ए में सब्सटीट्यूट करना है। तो सी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो बी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ से उठाओ और यहाँ पर इसको लिख दो। तो ये आपकी हो गई पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बी की वैल्यू, और डॉट साथ में ए, इसको मत भूल जाना जो पहले से टर्म होती है। ये करने के बाद आपको अपनी सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू मिल गई तो हमें यही चाहिए थी कि हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो सी की टर्म्स में निकल के आ जाए। ये हो गई हमारी फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्डन्स थ्योरम की मदद से हमने 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में एक में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आर्डन्स थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। बहुत ही चिंदी सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आपका एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज आप लिख दो। तो आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, या फिर इसको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए, बस इतना है। पहला आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है, देन अगर आप R1 प्लस R2 करते हो तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। अगर आप R1 का कॉन्केटिनेट करते हो विद R2 तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। अगर आप R1 का क्लोजर लेते हो तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, R1 का अगर आप प्लस लेते हो तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, इसी तरह से R2 का क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, R2 का प्लस भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब लेट्स से आप R1 को R1 प्लस R2 कर रहे हो एंड बाहर आप लिख रहे हो प्लस R3। अब नेक्स्ट अगर आप R1 को बाहर ले लो और आप अंदर R2 प्लस R3 लिख दो, तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? यस, इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। इसी तरह से अगर आप कॉन्कैटिनेशन की देखो, R1 डॉट R2 और बाहर आपने R3 लिखा है और राइट हैंड साइड में आपने R1 को बाहर ले लिया, अंदर R2 और R3 को डाल दिया, तो यस दे बोथ आर इक्वल। तो आपका जो पार्ट है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर बोथ, प्लस के लिए भी और आपके कॉन्कैटिनेशन यानी यूनियन और कॉन्कैटिनेशन दोनों के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको बताया था कि 1 की जगह पर हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन का, उसी तरह से 0 की जगह हम यूज़ करते हैं फाई का। आप देखो, अगर आप कोई आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और आप उसका प्रोडक्ट करो, यानी यूँ कह लो कॉन्कैटिनेट करो, किसके साथ करोगे कि आपका आर आ जाए, तो आप किसके साथ करोगे? 1 के साथ। मतलब नॉर्मली आप 1 के साथ करते हो, पर यहाँ पर आप 1 की जगह पर क्या यूज़ करोगे? मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन। एप्सिलॉन विल वर्क लाइक 1। तो जब व्हेन यू फाइंड द concatenation of a regular expression with epsilon, you get the regular expression as it is। तो यहाँ पर r डॉट एप्सिलॉन इक्वल्स टू r। इसी तरह से अगर आपको प्लस लिखना है या यूनियन कह लीजिए हम, जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन करते हो विद फाई, तो फाई एक्ट्स एज 0। तो व्हेन यू आर एडिंग लाइक 1 प्लस 0 1 होता है ना, तो r प्लस फाई इक्वल्स टू r। सो दैट्स हाउ द यूनियन एंड द कॉन्कैटिनेशन वर्क्स। तो आपको यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट पता चल गया। यहाँ पर आपका क्या था? एप्सिलॉन। यहाँ पर आपका था फाई। तो यू ट्रीट एप्सिलॉन लाइक 1 एंड यू ट्रीट फाई लाइक 0। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पर छोटा सा खेल ये कि जो कॉम्यूटेटिव होता है वो क्या होता है कि R1 प्लस R2 क्या R2 प्लस R1 के इक्वल है, मतलब रिवर्स इसका इक्वल है, तो ये तो होल्ड करता है ट्रू। लेकिन R1 कॉन्कैटिनेट R2 इज नॉट द इक्वल एज R2 कॉन्कैटिनेट विद R1। ठीक है, इसका ये चीज़ इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है जब आप कॉन्कैटिनेशन की बात करते हो। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ हाई हेलो और मैं आपको बोलूँ हेलो हाई, बोथ आर डिफरेंट राइट। तो कॉम्यूटेटिव नहीं होता आपका क्या, जो आपका कॉन्कैटिनेशन होता है आपका ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, दैट कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये रही। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका जैसे R1 बाहर है, अंदर R2 और R3 का यूनियन हो रखा है। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि R1 R2 प्लस R1 R3, मतलब आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। इन द सिमिलर मैनर अगर आप R1 प्लस R2 लेते हो, R3 को बाहर लिखते हो, तो इसे भी आप लिख सकते हो R1 R3 प्लस R2 R3। ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आपका ऐसा है कि आपका जो बाहर वाला पार्ट है, सिंगल पार्ट, उसके साथ आप यूनियन लेने वाले हो ऑफ कॉन्कैटिनेशन, देन इट विल नॉट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट विल नॉट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि अगर आपका दो अंदर पार्ट है और उनका आपस में कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, लाइक दिस कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, एंड देन यू आर डूइंग द यूनियन विद द नेक्स्ट और द थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, देन दिस विल नॉट बी अ फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर बाहर वाला पार्ट जो आपका इकलौता है, इट इज हैविंग द कॉन्कैटिनेशन, देन तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बट इफ इट इज हैविंग द यूनियन, देन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो जो आपका यूनियन केस है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। अगर हम आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी की बात करें, तो जब हम R1 को ऐड करेंगे R1 के साथ, तो आपको R1 ही मिलेगा, क्योंकि ऐड का मैंने आपको मतलब बताया था, इट्स लाइक यूनियन आप कह सकते हो। तो R1 यूनियन R1 R1 ही देगा। ठीक है, और जब हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तब थोड़ी ये R1 के इक्वल होगा, क्योंकि मान लो आपका A है और आप मान लो आपका AA है और आपका AA है। अब जब आप इनको कॉन्कैटिनेट करोगे तो ये 4 बार A बन जाएगा ना, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 2 बार A ना, 2 बार A के बराबर नहीं होगा ना, टोटल 4 हो जाएगा ना जब हम इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई। बट अगर आप AA प्लस AA लिखते हो तो यू विल कंसिडर इट एज AA ओनली, तो इट विल इक्वल टू द R1 यानी कि AA। समझे? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आगे टॉपिक बढ़ता है आपका क्लीन्स थ्योरम। अब क्लीन्स थ्योरम आपसे पूछा जा सकता है, तो क्लीन्स थ्योरम यार कुछ नहीं है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वही है। क्लीन्स थ्योरम कहता है कि आपके पास अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इफ़ यू हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी कि FA कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही हो। या फिर इसी का रिवर्स अगर हम बोलें कि आपके पास अगर कोई लैंग्वेज है जो कि कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, तो अगर आपके पास बेसिकली कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो आप उसकी मदद से रेगुलर एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फॉर द सेम लैंग्वेज विच इज़ एक्सेप्टिंग बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, आप उसकी मदद से, फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जो कि उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जनरेट कर पाए। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर दी क्लीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट वन, इफ़ यू हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो अगर आपके पास कोई रेगुलर, देखो इसको सीधे सीधे समझो कि अगर आपके पास एक सेकेंड, कि अगर आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आप उसकी मदद से एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा बोलता है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है तो आप उसकी मदद से रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आर और ई। ठीक है,
तो अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड इफ यू आर हैविंग द फाइनाइट ऑटोमेटा देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन which is producing this particular language which is accepted by the finite automata. This is just a Clean's theorem. अब कन्वर्जन फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन. अब अभी हमने एक हार्डिस थ्योरम पढ़ा था, उसमें भी हम यही कर रहे थे कि हम अपने जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा दिए थे उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन कर रहे थे. पर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स में. कई बार आते हैं आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखना होता है, तो वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो Q0 को जब A इनपुट मिल रहा है तो वो Q1 पर जा रहा है, और B मिल रहा है तब भी वो Q1 पर जा रहा है. तो आपको दिख रहा है आइदर A आइदर B, है ना. आपके पास 2 पाथ हैं और दोनों के बीच चॉइस है, या तो A जा रहा है या तो B जा रहा है. तो आपको चॉइस के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना होता है? प्लस. कौन सा यूज़ करना होता है? प्लस. और कौन-कौन से ऑप्शन है? आइदर A और आइदर B. बढ़िया, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, Q0 को A मिल रहा है तब वो Q1 पर जा रहा है, और Q1 को जब B मिल रहा है तब वो Q2 पर जा रहा है. तो यहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ एक के बाद एक, यानी पहले A देन डॉट देन B, बढ़िया, देन B. तो ये हो गया हमारा इसका भी कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अब यहाँ देखो, जब Q0 को A मिल रहा है तब Q1 पर जा रहा है, फिर वहाँ पर B का क्या चल रहा है? लूप. देन C मिलने पर नेक्स्ट स्टेट. तो A के बाद B का क्लोजर लिखेंगे क्योंकि B का क्या चल रहा है? सेल्फ लूप. तो B के साथ हम स्टार एसोसिएट करेंगे विच मीन्स B का क्लोजर, एंड देन C एज इट इज. सो A B स्टार C, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, इस स्टेट में जब Q0 को A मिल रहा है तो वो Q1 पर जा रहा है, और जब Q1 को B मिल रहा है तो वो Q0 पर जा रहा है. तो देयर इज अ लूप, यू कैन से दैट कि पहले A देन A के बाद आपका B, और इनका क्या चलता रहेगा? इनका ये आपस में चलता रहेगा लूप. तो आप इसके ऊपर क्लोजर यानी कि स्टार लगा दोगे बेसिकली, बस. ठीक है, आगे यहाँ पर Q0 को जब B मिल रहा है तो Q1 पर जा रहा है, C मिल रहा है तो Q0 पर आ रहा है, Q0 को A मिल रहा है तो Q0 पर रह रहा है. तो आपके पास क्या क्या चॉइस? सबसे पहले तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ो Q0 को, और आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 2. आइदर A और आइदर आप BC का लूप लो. तो आइदर A आइदर BC, दोनों के बीच चॉइस, तो यानी कि प्लस, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा. सो फॉर दैट आप होल क्या लगा दोगे? स्टार. होल आप स्टार लगा दोगे. दैट्स इट. कितना ईजी है. नेक्स्ट, आप कह रहे हो फिफ्थ के बाद सिक्स का आ गया सर, सेवन्थ कैसे ले आए आप? सिक्स आपका DIY में डाला है, डू इट योर सेल्फ में, अभी देखना. तो सेवन्थ क्वेश्चन आपका, इन दिस केस आपका Q0 जो है इट इज टेकिंग इनपुट, एंड ये Q0 पर ही है. B मिलने पर यहाँ है, यहाँ पर चॉइस मिल रही है, फिर यहाँ पर आ रहा है. अब देखो, सबसे पहले आपके पास चॉइस है. क्या क्या चॉइस है आपके पास? आइदर ये A जाएगा, आइदर ये B और C के साथ जाएगा, और आइदर ये D के साथ जाएगा. तो आपके पास कौन कौन सी चॉइस है? पहली कि आइदर A, आइदर कि ये B और C वाला मूव ले, और आइदर कि ये बी और सी. देखो इधर देखो, सबसे पहले आइदर ए आइदर बी सी डी, और सी का क्या लगाना पड़ेगा आपको? स्टार क्लोजर. क्यों? क्योंकि सी का क्या चल रहा है? लूप. तो आइदर ये इसी लूप में फंसा रहेगा, और इट विल चूज द पाथ ऑफ बी देन सी स्टार देन डी. तो दिस इज हाउ यू विल मेक द टाइप, दिस इज हाउ यू विल राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटिक. अब आता है आपका डू इट योर सेल्फ. तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, और इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपने ढंग से सुना है सारे क्वेश्चंस को तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे. ठीक है, अब आते हैं आगे, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंपिंग लेमा. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. ठीक है, पंपिंग लेमा का इसका आपका स्टेटमेंट लिखने को, पर्पस लिखने को और क्वेश्चन लिखने को मिलाकर आपका पूरा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, और सिर्फ स्टेट करने के लिए आपका 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंपिंग लेमा का पर्पस क्या है. द पर्पस ऑफ पंपिंग लेमा इज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. रिमेंबर दिस पॉइंट कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, इस बात को प्रूव करने के लिए पंपिंग लेमा का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँ कि आप यूज पंपिंग लेमा का इस्तेमाल करके ये प्रूफ नहीं कर सकते कि कोई लैंग्वेज जो है वो आपकी रेगुलर है. ध्यान रखना, रेगुलर है का प्रूफ नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं है का प्रूफ कर सकते हो. कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, सिर्फ ये बात बताता है आपका पंपिंग लेमा. ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अगर आपके पास कोई एक ए नाम की रेगुलर लैंग्वेज है, तो ए की पंपिंग लेंथ होगी पी, सच दैट कि एनी स्ट्रिंग एस, कोई भी स्ट्रिंग जो है आपकी एस, वेयर द लेंथ ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो आपके एस जो होगा वो आपको 3 पार्ट में आप एस को डिवाइड कर सकते हो, एक्स वाई और जेड. तो आप जो भी सबस्ट्रिंग चुनोगे उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक्स वाई जेड, सच दैट कि वो इस पर्टिकुलर कंडीशंस को होल्ड कर रहे हो. जिसमें पहली कंडीशन है एक्स वाई की पावर के जेड मस्ट बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वाई, मॉड मीन्स द लेंथ ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एंड थर्ड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पी, यानी कि पंपिंग लेंथ.
अब आपको कुछ समझ नहीं आया, आप एक क्वेश्चन करोगे और आपको सब कुछ समझ आएगा। आपके पास है एक लैंग्वेज जो कि ये है, बढ़िया। अब क्या करते हैं, आपके पास लैंग्वेज है 0 रेज़ टू पावर n, 1 रेज़ टू पावर n, वेयर n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू लो 1। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तब 0 की पावर 1, 1 की पावर 1 व्हिच मीन्स 0 1, ये मिल जाएगी आपको सबस्ट्रिंग। जब n की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये मिलेगा आपको 0 0 और 1 1, है ना। 0 की पावर 2 0 0, 1 की पावर 2 1 1। इसी तरह से आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हो और आपकी लैंग्वेज का, आपकी जो लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह दिखेगी कि 0 1 0 0 1 1, फिर ट्रिपल 0 होंगे तो ट्रिपल 1 एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक सबस्ट्रिंग पिक कर लो s, लेट्स से मैंने इस वाली को पिक कर लिया। तो ये हो गई मेरी s, तो s इक्वल्स टू 0 0 1 1, 0 0 1 1। अब इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो मैंने कैसे डिवाइड करा है, मैंने पहले वाले 0 को ले लिया है x, फिर ये 0 और 1, 0 1 को मैंने ले लिया है y और लास्ट वाले 1 को मैंने ले लिया है z, ठीक है। इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया। इस वाले 0 को ले लिया x, देन 0 1 को ले लिया y एंड देन लास्ट वाले 1 को ले लिया z। अब हम तीनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम नीचे से देखना चालू करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ एक्स वाई, मॉड मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पी। तो आपकी लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यानी कि देखो एक्स और वाई। तो आपका एक्स क्या है, एक्स आपका 0 है और वाई क्या है आपका 0 1। तो लेंथ कितनी हो गई इनकी 1 2 3, इसकी लेंथ हो गई 3। तो क्या आपका जो 3 है वो आपकी 4 से कम और इक्वल टू है, यस कंडीशन टू। 4 कहाँ से है आपका, टोटल 1 2 3 4, तो यस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है। नेक्स्ट, क्या लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0, वाई क्या लिया था आपने, ये लिया था बीच वाला पार्ट 0 1। तो आपका वाई क्या था, आपका वाई था आपका 0 और 1, 0 और 1। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2, 2 है ना, 0 1 तो 1 और 2, इसकी लेंथ हो गई 2। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ये भी ट्रू होती है। अब आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पर, जो कि कहती है एक्स वाई की पावर के जेड मस्ट बिलोंग टू ए। अब एक्स क्या है आपका 0, वाई क्या है आपका 0 1 और 0 1 की पावर के का मतलब होता है कि कौन से वाले नंबर की स्ट्रिंग लिए, मतलब कौन सी वैल्यू ऑफ एन के लिए आपने सब स्ट्रिंग को कंसिडर किया है। तो ये कौन से वाले एन की वैल्यू पर थी 2, एन इक्वल्स टू 2 पर आपको ये वाली सब स्ट्रिंग मिल रही थी। तो के यानी कि यही जो आपने जिस एन की वैल्यू पर आपने जो सब स्ट्रिंग ली है, कंसिडर की है, तो हमने एन इक्वल्स टू 2 पर जो सब स्ट्रिंग थी उसे कंसिडर किया है। तो आप के की जगह आप लिख दोगे 2, तो 0 1 की पावर 2 और एंड में 1। तो इसको लिखोगे तो आप आएगा 0। अब 0 1 की पावर 2 यानी कि 2 बार 0 1, तो 0 1 और 0 1 और लास्ट में आता है 1। अब मेरी बात सुनो, आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, किस तरह की 0 1, कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 1, 2 है तो 0 0 1 1, फिर 3 है तो 0 0 0 1 1 1। अल्टीमेटली आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि 0 के बाद ही 1 आ रहा है ना। अब इधर अगर आप इसको देखो तो 0 के बाद 1 तो ठीक है, बट 1 के बाद भी 0 आ जा रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस लैंग्वेज को देखो तो इस लैंग्वेज में 0 1 के बाद 0 नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग दिस लैंग्वेज 0 के बाद ही 1 आएगा, बट यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है इसमें 1 के बाद 0 भी आ रहा है, विच मीन्स दैट कि ये वाला पार्ट जो है ये आपके लेंथ लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो आप लिख दोगे कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। एंड अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, विच मीन्स दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, विच मीन्स दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई। तो हमने क्या करा, लेट्स रिकैप द स्टेप्स। सबसे पहले हमने फॉर ईच एन की वैल्यू को लेते गए, जैसे एन की वैल्यू को 1 लिया, 2 लिया, उसकी मदद से हमने कंस्ट्रक्ट करा हमारा लैंग्वेज को। वहाँ से हमने एक सबस्ट्रिंग एस ले ली, जिसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया एक्स वाई जेड, एंड देन तीनों कंडीशंस अप्लाई करी। कौन कौन सी, कि लेंथ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पी, देन लेंथ ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड देन एक्स वाई रेज़ टू पावर के जेड बिलोंग्स टू ए, where k is nothing but the value of n for which you have taken the substring, for which you have taken the substring। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही थी। तो ये था हमारा पूरा पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट, और अब आपके 7 नंबर जो है वो आपके पेपर के फिक्स करवा दिए मैंने, है ना। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है पिजन होल प्रिंसिपल। इसमें आपको कुछ नहीं समझना, 2 नंबर में इसकी थ्योरी आपसे हल्का सा पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आइदर 7 नंबर में इसको पिजन होल पंपिंग लेमा के साथ कंपाइल करके दे देंगे। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है तो वहाँ पर भी पिजन होल प्रिंसिपल का आपने जिक्र किया था होगा, और वहाँ पर भी आपका पिजन होल प्रिंसिपल था, जहाँ पर क्या होता था कि आपके पास होते थे n नंबर ऑफ पिजन्स और m नंबर ऑफ पिजन होल्स, और कंडीशन होती थी कि जो पिजन्स हैं वो ज़्यादा हैं देन पिजन होल्स। तो क्या होता था कि आपके एक पिजन होल में एक से ज़्यादा पिजन्स को आपको डालना पड़ता था, ये वाली कंडीशन होती थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके पिजन्स होते थे, यहाँ पर उनको हम ट्रांजिशंस कहते हैं, और आपके पिजन होल्स को हम स्टेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो पिजन होल्स हैं वो स्टेट्स हैं, यानी कि वो कम है, और आपके ट्रांजिशन क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लगाने पड़ेंगे, आपको लूप के यूजेस करने पड़ेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लेट्स से आपके पास 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पर वहाँ पर मैंने ABC लिखा है,
बट वो थियोरेटिकल है। यहाँ पे मैंने बना दिया Q1, Q2, Q3। बट आपके पास जो स्ट्रिंग है वो 4 कैरेक्टर्स की है, ए, बी, बी। तो ए के लिए ये हो गया, बी के लिए ए के लिए ये हो गया। बट बी के केस में अगर आप देख रहे हो कि आपके पास स्टेट तो बची ही नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है? लूप। तो यहाँ पर ट्रांजिशंस कितने हो रहे हैं आपके? 4, बट आपके पास स्टेट्स कितनी है? 3। तो स्टेट्स आर सब सिमिलर एज होल्स, ट्रांजिशंस आर सिमिलर टू द पिजन्स। दैट्स इट। इतनी थियरी आपको पता होनी चाहिए थी पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में, बस काफ़ी है इतना। तो आपका पिजन होल प्रिंसिपल का बस हल्का सा थियरी आता है, और आइदर ये आपके 2 नंबर में सीधा पूछ लेगा पिजन होल प्रिंसिपल। तो आप ये जो भी मैंने कहानियाँ लिखी हैं, इनको आप कहानियों को लिख कर आ जाना, और ये एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है? ये डायग्राम बना के एग्जाम्पल भी दे देना। आइदर ऐसे आएगा, इधर 7 नंबर में आपके पंपिंग लेमा के साथ कंबाइन होकर इसको पूछा जाएगा। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी वन शॉट ऑफ यूनिट 2। नोट्स आप वेबसाइट से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आपके सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको जो भी सब्जेक्ट देखना हो आप उसकी प्लेलिस्ट को कंसिडर कर सकते हो, एंड वो सभी आपका जो है कमेंट में भी हम पिन कर देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आपका काम है कि आप वीडियो को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और टॉपिक वाइज सफिशिएंट वीडियो है। क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं वो भी मैं करा दूंगा, आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपको बस चैनल से जुड़े रहना है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।